नमस्कार साथियों। दून पाठशाला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज का जो पहला सवाल वो आपके सामने है। पहला सवाल कह रहा है कि सभी व्यक्ति पूर्णतः और समान रूप से मानव है, यह सिद्धांत जाना जाता है। तो यह सभी व्यक्ति पूरी तरह से समान रूप से मानव है, यह सिद्धांत आपके सार्वभौमिकता का सिद्धांत जाना जाता है। इस वजह से जो ये ऑप्शन होगा, यह आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के संदर्भ में निम्न में से कौन धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही भाव व्यक्त करता है। तो भारत में जो धर्मनिरपेक्ष शब्द है, ये आपके प्रस्तावना में शामिल है। और धर्मनिरपेक्ष का मतलब है कि भारत के राज्य का अपना कोई धर्म नहीं है। इस वजह से जो डी ऑप्शन होगा, ये आपका सही आंसर होगा। कह रहा है कि भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित नहीं है। तो भारत की प्रस्तावना में आपके संप्रभुता शब्द भी उल्लेखित है, पंथ निरपेक्ष शब्द भी आपके उल्लेखित है, और लोकतंत्रात्मक शब्द भी हमारे प्रस्तावना में शामिल है। लेकिन संघीय शब्द हमारे प्रस्तावना में शामिल नहीं है, और न ही संघीय शब्द हमारे संविधान में उल्लेख किया गया है। और भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 1 है, इसमें आपके संघ शब्द का प्रयोग किया गया है। इस वजह से जो डी ऑप्शन होगा, यह आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान की उद्देशिका में नहीं है। तो जो समाजवादी शब्द है, ये हमारे प्रस्तावना में शामिल है, और इसको आपके 1976 में शामिल किया गया था। जो पंथ निरपेक्ष शब्द है, ये भी आपके उद्देशिका में शामिल है, और इसको भी आपके 1976 में शामिल किया गया था। जो प्रभुता संपन्न शब्द है, ये आपके मूल प्रस्तावना में था, ये भी हमारे प्रस्तावना में शामिल है। लेकिन लोक कल्याण जो शब्द है, ये हमारे उद्देशिका में शामिल नहीं है। इस वजह से जो डी ऑप्शन होगा, यह आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता का वर्णन नहीं है। तो भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है, इसमें आपकी पांच तरह की तीन तरह की न्याय की बात की गई है: सामाजिक न्याय, राजनीतिक न्याय और आर्थिक न्याय। और इसमें आपके विचार की स्वतंत्रता की भी बात की गई है, विचार प्रकट करने की स्वतंत्रता भी है, विश्वास की स्वतंत्रता भी है। लेकिन आर्थिक स्वतंत्रता की बात नहीं की गई है, बल्कि आर्थिक न्याय की बात की गई है। इस वजह से जो डी ऑप्शन होगा, यह आपका सही आंसर होगा। क्योंकि जो हमारे प्रस्तावना में इसमें आर्थिक न्याय की बात की गई है, इसका उल्लेख ना कि आपकी आर्थिक स्वतंत्रता का। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित नहीं है। तो सामाजिक न्याय भी हमारे प्रस्तावना में इसका उल्लेख किया गया है, आर्थिक न्याय भी हमारे प्रस्तावना में उल्लेख किया गया है, और राजनीतिक न्याय भी हमारे प्रस्तावना में उल्लेख किया गया। लेकिन धार्मिक न्याय का कोई हमारे प्रस्तावना में उल्लेख नहीं है। इस वजह से जो डी ऑप्शन होगा, यह आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि संविधान की प्रस्तावना के बारे में पूछा गया और आपको बताना इन चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है। ये ऑप्शन कह रहा है कि समाजवादी धर्मनिरपेक्ष शब्द 1950 में लागू संविधान के अंग नहीं थे। तो पहला कथन ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। जो समाजवादी शब्द धर्मनिरपेक्ष शब्द है, ये आपके जो संविधान जो लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, तब ये शामिल नहीं थी, बल्कि इसको आपके 1976 में शामिल किया गया था। इस वजह से ये ऑप्शन सही आंसर है। बी ऑप्शन कह रहा है कि उक्त शब्द 1977 में संशोधन द्वारा जोड़े गए थे। तो इसको आपके 1977 नहीं बल्कि 1976 में जोड़े गए थे। सी ऑप्शन कह रहा है कि 1985 में संशोधन द्वारा जोड़े, 1975 वाली 1976 में जोड़े गए थे। ये डी ऑप्शन कह रहा है कि उक्त शब्द संविधान की प्रस्तावना के अंग नहीं है। तो डी ऑप्शन भी गलत है। ये समाजवादी धर्मनिरपेक्ष जो शब्द है, ये भी हमारी प्रस्तावना के अंग है। इस वजह से डी ऑप्शन भी गलत है। तो इसमें आपको बताना कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसमें जो ये ऑप्शन होगा, यह आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान में कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है। तो भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना या उद्देशिका है, इसको आपके संविधान की आत्मा कहा जाता है। इस वजह से जो सी ऑप्शन होगा, यह आपका सही आंसर होगा। और जो संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार है, ये आपके अनुच्छेद 32 में उल्लेखित है, और इसको आपके भीमराव अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा कहा था। और भीमराव अम्बेडकर ने आपके प्रस्तावना को आपके पवित्र दस्तावेज कहा था। जो के एम मुंशी है, इन्होंने आपके प्रस्तावना को आपके राजनीतिक जनपत्र कहा था। और जो सुभाष कश्यप है, इन्होंने कहा था कि अगर संविधान अगर शरीर है, तो प्रस्तावना उसकी आत्मा है। और भीमराव अम्बेडकर ने आपके जो प्रस्तावना है, इसको आपके पवित्र दस्तावेज कहा था। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को हमारे संप्रभु प्रजातांत्रिक गणराज्य की जन्म कुंडली कहा था।
तो हमारे पूज्य बापूजी महात्मा गांधी जी ने कहा था कि जो प्रस्तावना है ये हमारे संपूर्ण प्रजातांत्रिक गणतंत्र की एक जन कुंडली है। इस वजह से जो डी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। और भीमराव अम्बेडकर ने आपके संविधान को आपका एक पवित्र दस्तावेज कहा था, और के मुंशी ने आपके इसको राजनीतिक जन कुंडली कहा था। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान को एक पवित्र दस्तावेज किसने कहा था? तो संविधान को नहीं संविधान को जो नहीं बल्कि आपकी प्रस्तावना को भीमराव अम्बेडकर ने आपके एक पवित्र दस्तावेज कहा था। या संविधान को एक पवित्र दस्तावेज किसने कहा था? तो भीमराव अम्बेडकर ने कहा था। इस वजह से जो ये ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कहता है कि किस वाद के फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने ये सबसे पहले घोषित किया कि उद्देश्य का संविधान का भाग नहीं है या हिस्सा नहीं है? तो जो 1960 का जो बेरुबारी केस आया था, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो प्रस्तावना या उद्देशिका ये संविधान का भाग नहीं है। इस वजह से जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो गोलकनाथ केस आया था ये आपके 1976 में आया था, और इसने कहा था कि संविधान जो है जो प्रस्तावना ये आपकी संविधान का भाग है। और यह यूँ बोले कि संविधान की मूल आत्मा कहा था इन्होंने केशवानंद भारती मामले में। और जो केशवानंद नहीं, जो गोलोकनाथ मामला आया था ये आपने 1967 में आया था, और इसमें कहा था कि जो प्रस्तावना है आपके संविधान की मूल आत्मा कहा था। और जो केशवानंद भारती मामला था ये आपके 1973 में आया था, और इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ये संविधान का भाग है और इसको संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर कहा था, इसकी मूल आत्मा कहा थी बोली थी। तो इसमें जो ये ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कहता है कि किस वाद में सुप्रीम कोर्ट ने धारणा प्रस्तुत की कि उद्देशिका संविधान का भाग है? तो जो 1994 का जो मुंबई बनाम यूनियन यूनियन ऑफ इंडिया केस आया था, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने धारणा प्रस्तुत की थी कि जो उद्देशिका संविधान का भाग है। इस वजह से जो सी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसमें सुप्रीम कोर्ट ने प्रस्तावना को भारतीय संविधान की मौलिक संरचना का भाग स्वीकार किया था? तो जो आपका 1973 का जो केशवानंद भारती विवाद आया था, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो प्रस्तावना है भारतीय संविधान का एक मौलिक संरचना का एक भाग के रूप में स्वीकार किया था। इस वजह से जो डी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। और जो बेरीवारी विवाद आया था ये आपको 1960 में आया था, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों और उद्देश्यों को की रूपरेखा दी गई है, इनकी व्याख्या की गई है। तो जो हमारी प्रस्तावना है इसमें प्रस्तावना में जिन आदर्शों और उद्देश्यों को की रूपरेखा दी गई, इसकी जो व्याख्या की गई है आपके मूल अधिकारों में इसकी व्याख्या की गई है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में इसकी व्याख्या की गई है, और मौलिक कर्तव्यों का अध्याय में भी इसकी व्याख्या की गई है। इस वजह से जो सी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। जो प्रस्तावना है ये आपके संविधान के उद्देश्यों को प्रतिबिंबित करती है, और संविधान का मुख्य उद्देश्य है कि भारतीय जनता को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय तथा विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त कराना है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय संविधान के उद्देश्य को प्रतिबिंबित करता है? तो जो भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है ये आपके भारतीय संविधान के उद्देश्य को प्रतिबिंबित करता है। इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान की उद्देशिका में कितने प्रकार की न्याय की व्यवस्था की गई है? तो भारतीय संविधान की उद्देशिका में आपके 3 तरह के न्याय की बात की गई है, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। और 2 तरह की समानता की बात की गई है, प्रतिष्ठा और अवसर की। उद्देशिका में 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। सामाजिक न्याय का मतलब है कि प्रत्येक नागरिक के साथ जाति, रंग, धर्म, लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। और आर्थिक न्याय का मतलब है कि आर्थिक आधार पर किसी के साथ कोई भेदभाव न किया जाएगा। और राजनीतिक न्याय का मतलब है कि प्रत्येक नागरिक को समान राजनीतिक अधिकार प्राप्त होंगे। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में इसके सभी नागरिकों को कौन से न्याय प्रदान करने की व्यवस्था की गई है? तो भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है इसमें आपके सभी नागरिकों के लिए आपके सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय प्रदान करने की व्यवस्था की गई है। इस वजह से जो डी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान की उद्देशिका उद्देश्यों में से एक रूप में आर्थिक न्याय का किसमें उपबंध किया गया है? तो आर्थिक न्याय की जो बात की गई है आपके उद्देशिका में यानी प्रस्तावना में की गई है, और जो राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व है उसमें भी आपके आर्थिक न्याय की बात की गई है। इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है,
अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के संविधान में उद्देशिका है। तो भारत के संविधान में जो उद्देशिका है ये आपके संविधान का भाग है, किंतु इसके अन्य भागों से स्वतंत्र होकर इसका कोई विधिक प्रभाव नहीं है। इस वजह से जो डी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। जो 1973 में जो केशवानंद भारती केरल राज्यवाद आया था, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि देश का संविधान का भाग है। और 1960 में जो बेरुवारी यूनियन का केस आया था, इसमें कहा था ये संविधान का भाग नहीं है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन इस संविधान के प्रस्तावना के बारे में पूछा गया, और आपके सामने चार कथन है और आपको बताना कि इसमें कौन कौन से कथन सही है। पहला कथन कह रहा है कि न्यायालय में लागू नहीं होता है। तो पहला कथन बिल्कुल ठीक है, जो हमारी जो प्रस्तावना है इसको आपके न्याय योग्य नहीं है और ना ही इसे लागू किया जा सकता है। दूसरा कथन कह रहा है कि महत्वपूर्ण है और उसकी उपयोगिता है। तो दूसरा कथन भी बिल्कुल ठीक है, जो हमारी प्रस्तावना है महत्वपूर्ण भी है और इसकी उपयोगिता भी है। तीसरा कथन कह रहा है कि शासन करने के लिए उद्देश्यों को उल्लेखित करता है। तो तीसरा कथन भी बिल्कुल ठीक है, हमारा देश का शासन प्रशासन कैसा होगा ये हमारी प्रस्तावना में इसकी झलक देखने को मिलती है। तो तीसरा कथन भी ठीक है। चौथा कथन कहता है कि संविधान के कानूनी अर्थ निर्णयन में सहायक करता है। तो चौथा कथन भी बिल्कुल ठीक है, जो प्रस्तावना है ये आपके संविधान में कानूनों के अर्थ को समझने में या उसको निर्णय करने में ये सहायता करती है। तो इसमें पहला दूसरा तीसरा चौथा कथन सारे कथन ठीक है, लेकिन इसमें आपके किसी भी ऑप्शन में चारों का नाम नहीं है, सारे कथन सही है। इस वजह से इसमें से आपके स्टार बना हुआ है। और इस चैप्टर का जो अंतिम क्वेश्चन है ये आपके सामने है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इसमें कौन सा ऑप्शन सही है। तो जो सामाजिक समानता ये आपके हमारे जो सामाजिक समानता ये हमारे संविधान में प्रत्याभूत किया गया है। इस वजह से जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा, क्योंकि ये सही ऑप्शन है। और जो भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 14 से 18 तक जो समानता के अधिकार से संबंधित है, और हमारे इसी अधिकारों में हमारे सामाजिक समानता का प्रतिबिंब देखने को मिलता है। और प्रस्तावना में भी हमारे सामाजिक न्याय प्राप्त करने की बात की गई है। तो इस वजह से जो सी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। और इस चैप्टर की भी यही समाप्ति होती है। और इससे आगे हम जो भारतीय संविधान की जो शासन प्रणाली है उसको देखने की कोशिश करेंगे।